हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दी यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सेक्शन 1 और 2 हम लोगों ने पूरा पार्ट 1 में डिस्कस किया है। आज हम लोग सेक्शन 3 से शुरू करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस जो है मोनार्की को एबॉलिश कर देता है और रिपब्लिक बन जाता है। फ्रांस में जो सिचुएशन था वो बहुत ही ख़राब चल रहा था, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। ओके, तो लुई 16 जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया, लेकिन इनका सीक्रेट बात जो है वो प्रूसिया के किंग के साथ चलते रहता था। नेबरिंग कंट्रीज़ के जो रूलर्स थे, जो राजा थे, वो फ्रांस में हो रहे ऐसे घटनाओं से, ऐसे डेवलपमेंट से डरे हुए थे, चिंतित रहे करते थे। और उन्होंने ये प्लान किया कि वो समर के बाद यदि ऐसा कोई घटना डेवलपमेंट होगा तो हम लोग सेना भेज देंगे, वहाँ पर ट्रुप्स हम लोग भेज देंगे। ओके, ऐसा होता है। इससे पहले नेशनल असेंबली ने वोट किया और ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के अगेंस्ट में वार डिक्लेयर कर दिया। वोट कब हुआ था? वोट हुआ था अप्रैल 1792 में। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। ओके, ये मंथ और ये ईयर। बहुत सारे वॉलेंटियर्स, थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर्स जो है ये प्रोविंसेस से निकल जाते हैं आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। वॉलेंटियर्स बोले तो स्वयंसेवी लोग जो है वो वहाँ पर से निकल जाते हैं आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। उन्होंने इस वार को वार के तौर पे नहीं लिया, उन्होंने ये सोचा कि पीपल का वार, ये लोगों का वार है। ओके, और किंग के अगेंस्ट में वार है, एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट में वार, और ये पूरे यूरोप में लगभग हो रहा था, पूरे यूरोप का है। तो इसमें जो पैट्रियोटिक सॉन्ग उन्होंने गाया वो था मार्सेली, जो कि किसके द्वारा कंपोज किया था? वो कंपोज किया गया था रॉगर डी एलिज़ के द्वारा। ये पोएम जो है कंपोज किया गया था। ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे सबसे पहले कब गाया गया था? तो जो वॉलेंटियर्स मार्सेलिस से जा रहे थे पेरिस की तरफ, उन्होंने इसे सबसे पहले गाया था और वहीं से इसका नाम इसे मिला। जो मार्सेलिस है वो अब फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। जो रिवॉल्यूशनरी वार्स हो रहे थे, इसके कारण लोगों को बहुत क्षति पहुंच रही थी। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी लोगों को हो रहा था, इकोनॉमिकली भी लोगों को आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही थी। ओके, तो मैन तो जा कर के फ्रंट में लड़ रहे थे, तो अब घर की जो रोजी रोटी या फिर घर का जितना भी काम हो गया, उनके चले जाने के बाद परिवार को संभालना, रोजी रोटी का जुगाड़ करना, इन सभी को अब औरतों को ही करना पड़ रहा था ये सभी काम। ओके, तो पॉपुलेशन का लार्ज सेक्शन ये चाहता था कि रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वो चाहते थे कि रिवॉल्यूशन आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो सिर्फ अमीर लोगों को ही ये राइट देता था। कौन राइट? पॉलिटिकल राइट सिर्फ अमीर लोगों को ही देता था, रिचेस्ट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को ही पॉलिटिकल राइट्स मिला था। जिसके कारण क्या हुआ कि पॉलिटिकल क्लब जो है एक इम्पॉर्टेंट रैलिंग क्लब बन गए पीपल्स के लिए। वहाँ पर वो गवर्नमेंट को डिस्कस किया करते थे, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को डिस्कस किया करते थे और उनके प्लान्स को भी डिस्कस किया करते थे। इन सभी में जो सबसे सक्सेसफुल क्लब था वो था जैकोबिन्स का क्लब। ये जैकोबिन नाम याद रखिएगा, वो सबसे सक्सेसफुल क्लब था जैकोबिन, जो कि अपना नाम कहाँ से लिया था? कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। इनको नाम मिला था सेंट जैकोब इन पेरिस के कॉन्वेंट से, फॉर्मल कॉन्वेंट से। ओके, वुमेन भी जो है वो इस पीरियड में बहुत ही एक्टिव रही करती थी। ओके, और वो अपना क्लब्स वो भी बना रही थी उस समय, वो भी अपना क्लब उस समय बना रही होती है। ओके, अब इसके बाद जो सेक्शन 4 आएगा, इसमें आप लोग उनके एक्टिविटीज़ और डिमांड्स के बारे में पढ़िएगा। किनके डिमांड्स? वुमेन के डिमांड्स के बारे में आप लोग आगे आने वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, ओके, वो लोग जनरली क्या थे? लेस प्रोस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे। उतने लोग प्रोस्पेरस नहीं थे, वो लोग लेस प्रोस्पेरस थे। ओके, उतने वो लोग समृद्ध नहीं थे। उसमें कौन कौन आ जाते थे? स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, शू मेकर्स हो गए, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, इसके साथ साथ सर्वेंट्स, नौकर लोग हो गए, और डेली वेज वर्कर, जिन्हें डेली के कामों का पैसा मिला करता था। ओके, उनके लीडर जो थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये भी नाम याद रखिएगा, इसका भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा आगे जरूरत पड़ेगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर उनके लीडर थे। जैकोबिन्स का एक लार्ज ग्रुप ये डिसाइड करता है कि वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनेंगे, वैसे ही ट्राउजर्स जो कि
डॉक वर्कर्स की तरह पहने जाते थे। ऐसा उन्होंने इसलिए सेट किया ताकि वो फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से अलग दिख सके। ओके, स्पेशली वैसे नॉबल से जो कि नी ब्रीचेस पहना करते थे। तो ट्राउजर्स कैसा हुआ करते थे वो हम लोग देखते हैं। देखिए यही हो जाते थे ट्राउजर। ये तो ट्राउजर है, लेकिन इसमें देखिए वाइट रेड कलर का एक आप लोगों को स्ट्रिप दिख रहा होगा, बहुत सारे स्ट्रिप्स है, तो ये स्ट्रिप ट्राउजर्स हो गए, स्ट्रिप ट्राउजर्स जो वो लोग पहना करते थे। अब हम लोग आगे देखते हैं। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर विल्डेड बाय वियरर्स ऑफ नी ब्रीचेस। देखिए जो लोग नी ब्रीचेस पहना करते थे उन्हें कुलीन कहा जाता था। तो ये कुलीनों की सत्ता की समाप्ति का ऐलान का तरीका था। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कुलीनों की सत्ता की समाप्ति का ऐलान किया था। ओके, जैकोबिन्स को सैंकुलर्स भी कहा जाने लगा था। लिटरली इसका मीनिंग देखा जाए सैंकुलर्स का मीनिंग होता था दोज विदाउट नी ब्रीचेस, वैसे लोग बिना नी ब्रीचेस के। सैंकुलर्स मैन जो है इसके साथ साथ उतना चीज़ तो पहनते थे ट्राउजर्स ये सब, उसके साथ साथ एक रेड कैप भी लगाते थे जो कि लिबर्टी को दिखाता था। ठीक है, लेकिन वुमेन को ऐसा करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, वुमेन ऐसा नहीं कर सकती थी। 79 देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाया गया है रेड कैप, यही रेड कैप की बात हो रही है इसमें, ये वाला रेड कैप। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। इन द समर ऑफ 1792 जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ large number of Parisians who were anchored by short supplies and high prices of food। देखिए समर 1792 में जैकोबिन्स प्लान करते हैं, क्या प्लान करते हैं कि वो हिंसक विद्रोह करेंगे। ठीक है, वो हिंसक विद्रोह की योजना बना लेते हैं, विशाल हिंसक विद्रोह की। किसके अगेंस्ट में? तो जो खाने पीने की महंगाई बढ़ रही थी, ठीक है, दाम जो बढ़ रहा था उसके अगेंस्ट में गुस्सा तो थे, तो पेरिसेंस के अगेंस्ट में वो विद्रोह करेंगे, इस चीज़ का वो ऐलान कर देते हैं, प्लान बना लेते हैं। ओके, तो 10 अगस्त के मॉर्निंग में उन्होंने टुरिल्स के पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, स्टॉर्म कर दिया वहाँ पर। ठीक है, किंग के गार्ड्स को भी मार दिया और किंग को बंधक बना लिया बहुत घंटों के लिए। किंग जो है उनका बंधक बन जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि बाद में कि असेंबली जो है ये रॉयल फैमिली को, मतलब कि रॉयल फैमिली में कौन हो गया, लुई 16 हो गया, उसकी पत्नी, ये सबको क्या किया गया, उन्हें इम्प्रिजन में डाल दिया गया। ऐसा असेंबली बनता है, वोट होता है असेंबली में। ओके, इलेक्शंस फिर होते हैं और अब जब इलेक्शंस होने लगे तो ऐसा नियम बना दिया गया कि 21 साल का से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं मैन, उन सभी को वोटिंग राइट दे दिया गया, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, लिबरल स्वेज, ये सब का फंक्शन नहीं रखा गया, सभी को जो है यहाँ पर वोट करने का अधिकार दे दिया गया एक्सेप्ट वुमेन्स को अभी भी वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ओके, और यहाँ पर अब मैन को तो वोट करने का अधिकार मिल गया और वेल्थ का कोई भी अब नहीं था कि वेल्थ इतना होना चाहिए, इतना लेबरल वेज, उसको 3 दिन का लेबरल वेज देना पड़ेगा, ये सब नियम को बैन कर दिया गया। अब सभी मैन जो है 21 साल के ऊपर के वो ये वोट दे सकते थे। ओके, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली था उसे कन्वेंशन कहा जाने लगा। 21 दिसंबर 1792 को ये मोनार्की को एबॉलिश कर देता है और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर देता है। रिपब्लिक का मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो हेड है स्टेट का, जिसे लोगों के द्वारा चुना गया है, उस देश के पीपल्स के द्वारा चुना गया है, उसे रिपब्लिक स्टेट कहा जाता है। ओके, आप जानते होंगे कि रिपब्लिक एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पीपल जो है गवर्नमेंट को इलेक्ट करता है और स्टेट के हेड को भी वही इलेक्ट करता है, पीपल्स लोग ही इलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर कोई हेरिटरी मोनार्की नहीं था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लुई 16 का बेटा लुई 17 जो है वो राजा ही बनेगा, ऐसा कोई भी यहाँ पर हेरिटरी मोनार्की नहीं रहा गया था। ठीक है, आप लोग यदि चाहें तो आप लोग कुछ दूसरे कंट्रीज के बारे में जान सकते हैं जो कि रिपब्लिक और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कब और कैसे वो लोग जो है वो कंट्रीज जो है वो रिपब्लिक बने थे। ओके, लुई 16 को उसके बाद कोर्ट के द्वारा डेथ कर दिया जाता है, उन्हें ट्रीजन के चार्ज में, देशद्रोह के चार्ज में उन्हें मौत की सजा सुना दी जाती है। ओके, 21 जनवरी 1793 को उन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में। ओके, उसके बाद मैरी एंटोनेट के साथ भी यही चीज़ होता है बाद में। ओके, मतलब कि लुई 16 को भी मार दिया गया और लुई 16 की पत्नी को भी मार दिया गया।
अब हम लोग देखते हैं द रीन ऑफ टेरर। जो पीरियड था 1793 से 1794 को का, उसे रीन ऑफ टेरर कहा गया। ठीक है, रॉबेस्पियर जो है इन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज़ को फॉलो किया, पनिशमेंट के पॉलिसीज़ को फॉलो किया, कंट्रोल के पॉलिसीज़ को फॉलो किया। उन सभी को एनिमीज़ के रूप में देखते थे। किसे? तो नोबल्स, क्लर्जी को, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स को, इसके साथ साथ अपने ही पार्टी के मेंबर्स को जो कि उनके मेथड से एग्री नहीं होते थे, उन्हें वो एनिमीज़ के रूप में देखते थे। उसके साथ साथ उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था। अपनी पार्टी के लोगों को अरेस्ट कर लेते थे, क्लर्जी, नोबिलिटी, ये सबको वो लोग अरेस्ट कर लिया करते थे। ठीक है, उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिए जाते थे और रिवॉल्यूशनरी ट्राइब्यूनल के द्वारा उन्हें ट्राइड कर देते थे, मार दिया जाता था। ओके, यदि कोर्ट उन्हें गिल्टी पाता था कि वो गलत किए हैं तो उन्हें गुलेटिन कर दिया जाता था। गुलेटिन जो है एक डिवाइस था जो कि दो पोल्स को और एक ब्लेड को कंसिस्ट करता था, जिससे एक पर्सन को बिहेडेड किया जाता था, मतलब उसके सर को काटा जाता था। ओके, इसे डॉक्टर गुलेटिन के बाद नाम दिया गया जिन्होंने उसे इन्वेंट किया था। तो गुलेटिन को किसने इन्वेंट किया? तो डॉक्टर गुलेटिन ने उन्हें इन्वेंट किया था, याद रखिएगा। उन्हीं के नाम पर वो डिवाइस पड़ा, उस डिवाइस का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। अब देखते हैं आगे। रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट में बहुत सारे नए कानून लाए गए रॉबेस्पियर गवर्नमेंट के दौरान, जिसमें कि लोगों को अपना अनाज या फिर जो भी चीज़ उनके पास थी उससे अधिक में वो नहीं बेच सकते हैं। ओके, जैसे अनाज का भी, जैसे ग्रेन्स ये सब था, किसानों को भी एक फिक्स दाम में उसे बेचना पड़ता था। ओके, उससे अधिक में वो नहीं बेच सकते थे। तनख्वाह मिलती थी तो तनख्वाह को भी फिक्स कर दिया गया कि इस काम के लिए इतना ही तनख्वाह मिलेगा, इससे अधिक वेज लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे पॉलिसीज़ जो है रॉबेस्पियर गवर्नमेंट के दौरान आए थे। उसके साथ साथ पीजेंट्स को ये फोर्स किया गया कि वो अपने उनके पास जो ग्रेन्स है वो सिटीज़ में भेज दे, सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट कर दे। उसके साथ साथ जो प्राइसेस गवर्नमेंट की तरफ फिक्स किए गए हैं उतने में ही उन्हें बेचने को कहा जाता था, उससे अधिक में वो उसे नहीं बेच सकते थे। जो वाइट फ्लोर जो सबसे एक्सपेंसिव हुआ करता था उसके यूज़ को भी बंद कर दिया गया। सभी सिटीजन्स को पेन डी एगलाइट इक्वालिटी ब्रेड खाना पड़ता था, एक लोफ जो कि होल व्हीट से बना हुआ होता था। इक्वालिटी को बहुत सारे तरीक़ों से प्रैक्टिस किया गया, बोलीचाली के तरीके से भी इक्वालिटी को प्रैक्टिस करने की कोशिश की गई। फॉर्म्स ऑफ स्पीच के थ्रू और एड्रेस के थ्रू भी इक्वालिटी को प्रैक्टिस किया गया, लाने की कोशिश की गई। ट्रेडिशनल मॉन्सियोर और मैडम की जगह में अब यूज़ किया जाने लगा था सिटोयन और सिटोइन। ठीक है, ये दो चीज़ अब यूज़ किया जाने लगा था। सिटोइन और सिटोइन का मतलब होता है सिटीजन। ओके, सिंपल मीनिंग है सिटीजन। पहले जो मैडम और सर कहा जाता था उसकी जगह अब बोला जाने लगा सिटोइन और सिटोइन, मैन और वुमेन के लिए। ओके, चर्चेज भी बंद कर दिए गए थे और उनके जो बिल्डिंग्स थे उन्हें भी बैरक्स और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज़ लाए और उन्हें सख्ती से लागू किया। ठीक है, सख्ती से उन्होंने लागू किया और अब उसके सपोर्टर्स भी इसका विरोध करने लगे थे, वो भी अब त्राही करने लगे थे। ओके, फाइनली अब क्या हुआ कि कोर्ट ने उसे बोल सकते अरेस्ट कर लिया और नेक्स्ट डे उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। दोषी ठहराया कोर्ट ने, उसे गिरफ्तार करके अगले दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ओके, तो ऐसे ही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का अंत हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब हम लोग देखते हैं ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। जैकोबिन गवर्नमेंट का जो फॉल था, जब जैकोबिन गवर्नमेंट गिरा तो इसके कारण क्या हुआ कि जो वेल्दियर मिडिल क्लास में जो वेल्दियर लोग थे, जो अमीर लोग थे, इनके पास पावर को सीज करने का इन्हें मौका मिल गया। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस होता है जिसने वोट जो नॉन प्रॉपर्टी मैन थे, रॉबेस्पियर गवर्नमेंट के दौरान क्या हुआ कि जो सभी मैन को वोट करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन जब फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऐसा कहा गया कि नहीं, जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट कर सकता है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोवाइड किए गए। ये फिर एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करते थे। एक एग्जीक्यूटिव था जो कि 5 मेंबर से बना हुआ होता था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जैकोबिन्स के अंदर जो 1 मैन एग्जीक्यूटिव पावर था, एक मैन के हाथ में जो पावर का कंसंट्रेशन था, उसे ख़त्म किया जा सके, उसे बचाया जा सके। ओके, लेकिन हालांकि क्या हुआ कि जो डायरेक्टर्स थे वो परिषदों से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से हमेशा लड़ा करते थे, जो कि हमेशा उसमें डिसमिस करना चाहते थे, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल हमेशा डायरेक्टरी को डिसमिस करना चाहते थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गया था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए, अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण बढ़ गया डायरेक्टरी में,
और डायरेक्टरी ने क्या किया कि मिलिट्री डिक्टेटर के राइज के लिए रास्ता तैयार कर दिया। मिलिट्री डिक्टेटर कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बारे में आप लास्ट में भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर का अंत में भी आप लोग पढ़ने वाले हैं। थ्रू ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, of equality before law and of fraternity remains inspiring ideas that motivated political movements in France and rest of Europe during following century। अब देखिए ये सब चेंजेस तो गवर्नमेंट के फॉर्म्स में आ ही रहे थे। इसके साथ साथ जो फ्रीडम का आइडियाज था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब भी जो है उसमें पनप रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, कितना भी लड़ाई हुआ लेकिन ये सब जो है ये इंस्पायरिंग रह गया, इंस्पायरिंग आइडियाज़ रह गया, जो कि फ्रांस में पॉलिटिकल मूवमेंट्स को मोटिवेट करते रहा और बाकी जो यूरोप है उसमें भी ये फैलते रहा। ठीक है, उस सेंचुरी के दौरान। और इंडिया के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी, ये सब फ्रांस से ही लिए गए हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या वुमेन के पास एक रिवॉल्यूशन था? तो बिगनिंग से ही वुमेन जो है ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही इवेंट्स में, जो कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए फ्रेंच सोसाइटी में। इन इवेंट्स के कारण बहुत सारे चेंजेस आए। उन्होंने ये होप किया कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशर में डालेगा, ताकि वो मीजर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और उनका लीव जो है वो इम्प्रूव होगा। ज़्यादातर वुमेन जो थर्ड स्टेज की थी उन्हें लिविंग के लिए वर्क करना पड़ता था, कि उन्हें जीने के लिए वर्क करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। ओके, वो जीविका निर्वाह, अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए वो काम करती थी। वो सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेसेस के रूप में काम करती थी, फ्लावर्स बेचती थी, फ्रूट्स बेचती थी, वेजिटेबल्स बेचती थी मार्केट में, और डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में वो नौकरानी के रूप में वो काम भी करती थी प्रोस्पेरस पीपल्स के हाउसेस में जाकर के, बड़े बड़े लोगों के हाउसेस में जाकर के वो काम भी करती थी। क्या लिखा हुआ है? दे वर्कड एज सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेस, सोल्ड फ्लावर्स, fruits, vegetables at the market, were employed as domestic servants in the houses of prosperous peoples। अब आगे, मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, ज़्यादातर वुमेन के पास एजुकेशन नहीं था और जॉब ट्रेनिंग भी नहीं था। ओके, नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, मतलब कि जो नोबल्स हुआ करते थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे थर्ड स्टेट के, उन्हीं के डॉटर जो है कन्वेंट में रह पाती थी, जिसके बाद उनके फैमिलीज़ जो है उनके लिए शादी फिर रचते थे। ओके, वुमेन को अपने फैमिलीज़ का भी केयर करना पड़ता था, अपने फैमिली का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता था। ओके, उन्हें कुकिंग करनी पड़ती थी, खाना बनाना पड़ता था, फिर वाटर दूर से जा कर के लाना पड़ता था, ब्रेड के लिए दुकानों में जा कर के खड़ा भी रहना पड़ता है। इसके बारे में हम लोगों ने इससे पढ़ा भी था कि बहुत देर जब शॉपकीपर्स क्या करें, ब्रेड को दाबने लगे ताकि आगे ज़्यादा दामों में बेचा जा सके, तो वो उन्होंने दुकान को ही तहस नहस कर दिया था। उन्होंने आगे प्रीवियस सेक्शन में भी इस चीज़ को पढ़ा था। और उसके साथ साथ एक चीज़ और था कि मैन से कम उनका वेजेस था, मतलब कि उनके जो तनख्वाह मिलती थी वो मेन से कम मिलती थी। मेन से ज़्यादा भी काम करते थे लेकिन उन्हें तनख्वाह कम मिलती थी। तो अपने वॉइस को, अपने आवाज़ों को, अपनी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को डिस्कस करने के लिए वुमेन ने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, न्यूज़पेपर्स उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उस समय फ्रेंच सिटीज़ में कम से कम अबाउट 60 वुमेंस क्लब आए, 60 वुमेंस क्लब वहाँ पर देखने को मिले। जो सोसाइटी था रिवॉल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन का, वो सबसे फेमस था। जो सोसाइटी ऑफ रिपब्लिकन वुमेन उसमें सबसे फेमस था। उनके एक जो मेन डिमांड्स थे वो ये थे कि औरत को भी सेम पॉलिटिकल राइट्स मिले जो कि मैन इंजॉय करते हैं। जैसा पॉलिटिकल राइट्स मैन इंजॉय करते हैं वैसे ही पॉलिटिकल राइट्स वो भी इंजॉय करे। वुमेन्स जो है 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उन्हें पैसिव सिटीजन बना दिया गया था। उसके कारण हम लोगों ने पढ़ा एक्टिव सिटीजन एक था पैसिव सिटीजन। ओके, एक्टिव सिटीजन को वोट करने का अधिकार था लेकिन पैसिव सिटीजन को वोट करने का अधिकार नहीं था, और वुमेन जो है ये पैसिव सिटीजन में ही आती थी। ओके, तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने ये डिमांड किया कि उन्हें वोट करने का अधिकार हो। ओके, उन्हें भी असेंबली में इलेक्ट किया जा सके और वो भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर सके। उन्होंने इन सभी चीज़ों का डिमांड किया। तो क्वेश्चन आ सकता है बात बता मेन डिमांड्स ऑफ वुमेन, तो यहाँ पर से शुरू है मेन डिमांड्स, यहाँ पर से मेन डिमांड शुरू है। ओके, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे। ओके, अर्ली ईयर्स में जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थे, इन्होंने ऐसा कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस नहीं किया जो कि वुमेन की लिव्स को इम्प्रूव किया जा सके, जिससे तो स्टेट स्कूल्स हो गए, स्कूलिंग को कंपलसरी बना दिया गया,
देखिए स्टेट स्कूल बनाए गए, उसके साथ साथ स्कूलिंग कंपलसरी बना दिया गया कि सभी गर्ल्स को स्कूल जाना पड़ेगा। उनके फादर्स जो है उन्हें जल्द ही जल्द मैरिज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे कि अब तुम्हारी उम्र हो चुका तुम शादी कर लो, ऐसा वो फोर्स नहीं कर सकते थे। ओके, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया और इसे फ्रीली सिविल लॉ के अंडर में रजिस्टर कर लिया गया। डिवोर्स को भी लीगल बना दिया गया कि डिवोर्स भी लोग ले सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, और ये इसके लिए अप्लाई कर दिया गया कि वो मैन भी अप्लाई कर सकते हैं और वुमेन भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब दोनों मैन भी और वुमेन दोनों डिवोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन अप्लाई कर सकते, दोनों में कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब जॉब्स के लिए वुमेन को ट्रेन किया जाने लगा। अब वो आर्टिस्ट बन सकती थी, कुछ स्मॉल बिजनेसेस भी चला सकती थी। वुमेन ने बहुत सारा स्ट्रगल किया इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, और ये जो स्ट्रगल था वो चलता ही गया, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल बंद हो गया, स्ट्रगल चलता ही गया। रीन ऑफ टेरर के दौरान जो न्यू गवर्नमेंट ने इन्होंने वुमेन्स क्लब के क्लोजर को इशू कर दिया कि ऐसे लॉ बना दिए कि वुमेन्स क्लब बंद कर दिए जाएं, ठीक है। उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी बैन कर दिया गया। बहुत सारे प्रोमिनेंट वुमेन को अरेस्ट कर लिया गया जो कि ज़्यादा रिवॉल्ट ये सब कर रहे थे, उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया और ज़्यादातर को तो मार भी दिया गया, उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। वुमेन्स का जो मूवमेंट था वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए, वो लगभग 2 सालों तक चलता रहा बहुत कंट्रीज़ में। अभी भी वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर वुमेन्स को वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये सब जो चीज़ थी कि वुमेन्स को वोट करने का अधिकार हो, तो ये वर्ल्ड में बहुत सालों तक चलता रहा, लगभग 200 सालों तक आगे चलता रहा ये चीज़। वोट के लिए जो फाइट था वो एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के थ्रू कैरी किया गया लेट 19th सेंचुरी के दौरान और अर्ली 20th सेंचुरी के दौरान। जो एग्जांपल है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का फ्रेंच वुमेन का रिवोल्यूशनरी ईयर्स के दौरान, उसे एक इंस्पायरिंग मेमोरी के रूप में जिंदा रखा गया है। फाइनली 1946 को फ्रांस में वुमेन को वोट करने का अधिकार मिला। इतना उन्होंने कोशिश किया कि आखिरकार उन्हें 1946 में वोट करने का अधिकार मिल गया, राइट टू वोट, उन्हें वोट करने का अधिकार अब मिल चुका था। कब मिला? 1946 में। इस डेट को, इस ईयर को आप लोग याद रखिएगा। 1946 में वुमेन्स को, फ्रांस के वुमेन्स को वोट करने का अधिकार मिला था। ओके, आप जान सकते हैं, ये तो बुक में बहुत छोटा दिया गया है, इसके पीछे का स्ट्रगल कितना था, बिहाइंड द सीन इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हुआ वुमेन्स को कि उन्हें अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए बहुत लड़ना पड़ा कि वो मैंस की तरह पॉलिटिकल राइट्स उन्हें मिल जाएँ, ठीक है। और राइट टू वोट के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ही लड़ना पड़ा। ओके, अब हम लोग देखते हैं द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म था जैकोबिन रिजाइम का, वो ये था कि उन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ओके, जो कॉलोनीज हुआ करते थे कैरेबियन में, मार्टिन क्यू, ग्वाडेलोप, सैन डोमिंगो, ये सब इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थे कमोडिटीज़ के, जैसे कि टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी। अब देखिए कॉलोनीज़ क्या हो गया, कॉलोनीज़ को समझिए जैसे कि इंडिया जो था वो भी ब्रिटिश का एक कॉलोनी था। किसका था? ब्रिटिश का। तो कॉलोनीज हो गए कि वहाँ पर उन्होंने अपने कॉलोनी बना के रखा जिसमें से उन्हें कॉफ़ी ये सब मिल जाता था। वैसे फ्रांस एक बहुत बड़ा देश था, तो फ्रांस को भी क्या मिलता था, फ्रांस को भी वहाँ पर से ये सब चीज़ें मिल जाती थी। फ्रांस के कॉलोनीज़ कौन कौन से थे? फ्रांस के कॉलोनीज मार्टिन क्यू, ग्वाडेलोप, सैन डोमिंगो, ये सब फ्रांस के कॉलोनीज़ थे, जो कि टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी के एक बहुत ही अच्छे सप्लायर्स थे। लेकिन यूरोपियंस जो है ये नहीं चाहते थे कि वो बहुत दूर दूर में जाएं, कॉलोनीज़ में जाएं, वहाँ काम करें, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का हाई होता था। ये सब उतना मेहनत वो नहीं करना चाहते थे, ठीक है, कि वो वहाँ पे जाएं, कॉलोनीज़ में जाएं, वहाँ पे काम करें, वो सब ये सब काम नहीं करना चाहते थे। तो इसे स्लेव ट्रेड, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के द्वारा किया जाता था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। यदि क्वेश्चन है कि स्लेव ट्रेड किसके किसके बीच में चलता था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में स्लेव ट्रेड चलता था। जो स्लेव ट्रेड था वो 17th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रेंच मर्चेंट्स जो है ये प्रोडक्ट्स और नैंड्स के पोर्ट से सेल करते थे, चलते थे, अफ्रीकन कोस्ट के पास जाते थे, जहाँ पर वो स्लेव्स को खरीद लेते थे लोकल चीफ्टेंस से, ज़बरदस्ती खरीद लेते थे वो लोग, ठीक है। ज़बरदस्ती लोगों को बांध करके शिप में फिर लाया जाता था। ओके, ऐसे बांधा जाता था ताकि वो भाग ना सके वहाँ पर से, टाइटली उन्हें शिप किया जाता था
पैक करके उन्हें शिप किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह में। और बहुत लंबा ये यात्रा होता था, लगभग 3 महीना का यात्रा होता था अटलांटिक से कैरेबियन तक। ओके, उसके बाद उन्हें प्लांटेशन वर्कर्स को बेच दिया जाता था। जो एक्सप्लोटेशन था स्लेव लेबर्स का, इसी कारण यूरोपियन मार्केट में जो डिमांड्स था शुगर, कॉफ़ी, ये सब का, ठीक है, तभी इन्हीं के कारण पूरा हो पाता है। पॉर्ट सिटीज़ जैसे कि बर्डक्स हो गया, नैन्स हो गया, इसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है सिर्फ स्लेव ट्रेड से ही आया था। ओके, 18वीं सेंचुरी के दौरान स्लेवरी का उतना ज़्यादा निंदा नहीं हुआ। ओके, जो नेशनल असेंबली थे इसमें बहुत लंबे लंबे डिबेट्स हुए राइट्स ऑफ मैन को लेकर के कि मैन के राइट्स को बढ़ाना चाहिए और उनके कॉलोनीज़ में भी बढ़ाना चाहिए इस चीज़ों को, लेकिन इसके कारण इसमें कोई लॉस पास नहीं हुए। क्यों लॉस पास नहीं हुए? क्योंकि जो बिजनेसमैन थे जो कि इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, उनका इनकम तो सिर्फ और सिर्फ स्लेव ट्रेड पर डिपेंड था, तो वो अपोज करेंगे इस चीज़ को, उसके डर से कोई लॉस पास नहीं होता था। फाइनली वो कन्वेंशन था, कन्वेंशन आप लोगों ने आगे पढ़ा, वो कन्वेंशन के कारण क्या हुआ, 1794 में ये लॉ लाया गया कि सभी स्लेव को आज़ाद किया जाए फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन से। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही था, मतलब कि अधिक सालों के लिए, ऐसा नहीं कि 50-100 सालों के लिए ऐसा हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए हुआ। 10 साल बाद नेपोलियन फिर से स्लेव ट्रेड को रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं और फिर से स्लेव ट्रेड को ले आते हैं। Plantation workers understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest। देखिए, अब जो हमारे प्लांटेशन वर्कर्स थे ये समझ गए कि स्लेव को वो लोग नहीं गुलाम बनाएंगे, गुलामी वो नहीं करेंगे, तो फिर उन पैसा कैसे कमाएंगे, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे मिलेगा उन्हें, ठीक है। तो वो इन सभी को चीज़ों को समझते हुए फिर से स्लेव ट्रेड को आगे बढ़ाने लगे। स्लेवरी जो है फाइनली एबॉलिश हुआ था 1848 में, फाइनली वो एबॉलिश हुआ था फ्रेंच कॉलोनी में 1848 में। लेकिन क्या था कि इसमें भी ये पूरा एबॉलिश नहीं होता, 19वीं सेंचुरी चली गया था एबॉलिश होते होते। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड है नेगोरीज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक टर्म है जिसको यूज़ किया जाता था अफ्रीका के पीपल के लिए जो कि सहारा के साउथ में रहते थे। ये अपमानजनक शब्द था। ओके, और इसे एक गाली के रूप में बोला जाता था। अब इसका हमेशा यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, अब इसे यूज़ नहीं किया जाता है। ये एक अपमानजनक शब्द था, बोला जाए तो एक गाली था ये। ओके, अफ्रीका के लोगों के लिए। अब हम लोग देखते हैं द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। रिवॉल्यूशन हुआ था तो रोजाना की ज़िंदगी कैसी थी। देखिए, इसमें क्वेश्चन से स्टार्ट होता है ये, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड। क्या पॉलिटिक्स जो है लोगों के बर्ताव को बदल सकता है? कैसा बर्ताव, जो क्लोथ वो पहनते हैं उसे बदल सकता है, जो लैंग्वेज जो बोलते हैं उसे बदल सकता है, या फिर जो बुक वो पढ़ते हैं उसे बदल सकता है। तो जो 1789 के बाद जो ईयर्स थे फ्रांस में, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। किसके लिस्ट में चेंजेस आए? तो मेन, वुमेन और चिल्ड्रन के लिस्ट में बहुत सारे चेंजेस उसमें देखने को मिले थे। ओके, जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट था इसने बहुत सारे लॉज पास किए जो कि लिबर्टी के आइडियाज़ को, इक्वालिटी के आइडियाज़ को एवरीडे लाइफ प्रैक्टिस में ट्रांसलेट करने लगा, लाने लगा। तो जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थे इन्होंने एक तरह से बोला लागू किया इस चीज़ को लोगों के आम जिंदगी में, रोजाना ज़िंदगी में इस चीज़ को उन्होंने लागू किया। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टेल्ट इन समर ऑफ 1718 वाज द एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। देखिए, एक इंपॉर्टेंट लॉ जो कि इफेक्ट में आया था बेस्टेल्ट के स्टॉर्मिंग के बाद, समर 1789 के बाद, वो ये था कि सेंसरशिप एबॉलिश कर दिया गया था। सेंसरशिप ये होता था कि जो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स जो छपते थे उस समय उसके किंग की अप्रूवल की आवश्यकता होती थी, चेक किया जाता था किंग के द्वारा, किंग के मिनिस्टर्स के द्वारा कि कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ किंग के बारे। तो उसका एबोलिशन हो चुका था 1789 के बाद, बेस्टिल के स्टॉर्मिंग के बाद। ओल्ड रिजीम में सभी रिटर्न मटेरियल्स हो गए, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गए, बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर्स, प्लेस, इन सभी को पब्लिश करने से पहले, परफॉर्म करने से पहले किंग के सेंसर्स का अप्रूवल चाहिए होता था। तो अब जो डिक्लेरेशन था राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का, इसने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को भी नेचुरल राइट के रूप में प्रोक्लेम किया, ऐलान किया। ओके, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, इसमें क्या हुआ, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। देखिए, जो न्यूज़पेपर्स थे, पैम्पलेट्स थे, बुक्स थे और जो प्रिंटेड पिक्चर्स हुआ करते थे, इसने फ्रांस के टाउन्स को फ्लड किया, जहाँ पर से वो फिर रैपिडली कंट्री साइड में मूव कर गए। ओके, फ्रांस में जो भी
चेंजेस उस समय हो रहा था उन सभी को उन्होंने डिस्क्राइब किया, डिस्कस किया। हम लोग आगे देखते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। अब देखिए, जब प्रेस का फ्रीडम हुआ, जब प्रेस फ्री हुआ, तो इसके कारण क्या हुआ कि किसी भी इवेंट्स के लिए जो अपोजिंग व्यूज़ हुआ करते थे वो भी अब सामने आने लगे, वो भी अब एक्सप्रेस किए जाने लगे। ठीक है, अब दो साइड होने लगा कि एक साइड की यदि बैस्टिल, मान लीजिए बैस्टिल को स्टॉर्म किया गया, तोड़फोड़ किया गया, तहस नहस किया गया, तो वो अच्छा किया गया कि नहीं अच्छा किया। एक न्यूज़पेपर बताता कि वो अच्छा किया गया और एक न्यूज़पेपर बताता कि वो ख़राब था, उसे ऐसा मतलब कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब अपोजिंग व्यूज़ भी लोगों के बीच में आने लगा था प्रिंट के माध्यम से। ओके, दो पोजीशन अब लोगों के बीच में, दो साइड के पोजीशन जब लोगों के बीच में आने लगे थे। प्ले सॉन्ग और फेस्टिव पोजीशन जो है इसने लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये एक तरीका था जिसने फिलोसफर्स के आइडियाज़ को आइडेंटिफाई किया। जो फिलोसफर्स एक लंबे लंबे टेक्स्ट में लिखा करते थे लिबर्टी और जस्टिस के बारे में, बहुत कम लोग इसे समझ पाते थे। ठीक है, सिर्फ एजुकेटेड पीपल्स ही उसे समझ पाते थे, पढ़ पाते थे। ओके, तो यही सब था इस पूरे टॉपिक में कि रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, मतलब कि रिवोल्यूशन तो चल रहा था, एवरीडे लाइफ रोजाना की रोजमर्रा की ज़िंदगी कैसी थी लोगों की। ओके, तो बस यही सब था इसमें कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, प्रेस भी फ्री हो गया। ओके, इसके साथ साथ बहुत सारे नई चीज़ आए, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया, एक्सप्रेशन भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही एक नेचुरल राइट बन गया। न्यूज़पेपर्स, फैमिली बुक से ये सब से अब सेंसरशिप हटा दिया गया था। तो यही था इस टॉपिक में। हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए, ये सब पेंटिंग्स भी बने थे उस समय में। ओके, ये एक पेंटिंग है जो कि बनाया गया है लुइस लियोपोल्ड बॉली के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने आप को फ्रांस का एम्पर घोषित कर देते हैं। वो नेवियन कंट्रीज से में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पर जो डायनेस्टीज चले आ रहे थे उसे गिरा देते हैं। ओके, वहाँ पर उसे ख़त्म कर देते हैं, अपना किंगडम वहाँ पर स्थापित करते हैं, जहाँ पर वो अपने फैमिली के मेंबर्स को बैठा देते हैं कि आप यहाँ के राजा रहेंगे। मतलब अब नेपोलियन का किंगडम्स आसपास में चला आ रहा था। वो अपने आप को यूरोप के मॉडर्नाइजर के रूप में देखते थे कि वो यूरोप को मॉडर्नाइज करके रख देंगे, यूरोप को एकदम नया बना देंगे। ओके, उन्होंने बहुत सारे लॉज भी लाए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को लेकर के लॉज लाए वो। उसके साथ साथ वेट्स और मीजर्स के यूनिफॉर्म सिस्टम को लेकर के लॉज लाए। जैसे कि पहले क्या था कि मान लीजिए एक पेरिस है, ठीक है, यहाँ पर जो वेट्स एंड मीजर्स का चीज़ फॉलो किया जाता था वो हम्बर्ग और नरम्बर्ग में अलग हुआ करता था। अलग जगह है ये, ठीक है, फ्रांस अलग है, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ अलग हुआ करते थे। तो उसने क्या किया, यूरोप में एक ऐसा सिस्टम लाया जिसके कारण लोगों को कठिनाई नहीं सहनी पड़ी। पहले बहुत कठिनाई होती थी। कस्टम बैरियर्स, 11 कस्टम बैरियर्स पड़ते थे नरम्बर्ग से हम्बर्ग जाने में। और कोई भी यदि ट्रैवलर कुछ बेचने चाहता था तो उसे 11 कस्टम ड्यूटीज़ में अलग अलग के हिसाब से, कहीं पर तो बहुत कम होता था, कहीं उन्हें कस्टम ड्यूटी ज़्यादा पे करना पड़ता था, तो उसे बहुत दिक्कत होती थी। जितना वो बेच नहीं पाता तो सिर्फ उसे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता था। ओके, 11 कस्टम बैरियर्स नरम्बर्ग से हम्बर्ग में पड़ते थे। ओके, इस बार 10 क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब देखिए आगे क्या है कि इनिशियली बहुत सारी जगहों में नेपोलियन को लिबरेटर के रूप में देखा गया। लोग सोचते थे कि वो फ्रीडम लाएगा लोगों के लिए, लेकिन उसे पहले हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहा जाता था उनके सैनिकों को। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि नेपोलियन कि जो आर्मीज थे उसे फिर अब सभी जगह इन्वेडिंग फोर्स के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है, पहले तो लोग उसे हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहते थे कि लिबर्टी के हार्बिंगर्स है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे उसे नेपोलियन आर्मीज को इन्वेडिंग फोर्स के रूप में देखा जाने लगा। नेपोलियन फाइनली डिफीट हुआ था वाटरलू में 1815 में। ओके, उसके बाद बहुत सारे उसके मेजर्स रख लिए गए। उनके जो आइडियाज़ थे लिबर्टी के और जो मॉडर्न लॉज थे यूरोप में फैला दिए गए। और नेपोलियन के जाने के बाद भी पीपल पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट रह गया था। ओके, जो आइडियाज़ थे लिबर्टी के और डेमोक्रेटिक राइट्स के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेसी थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। ये फ्रांस से बाकी के यूरोप में बहुत तेज़ी से फैले 19वीं सेंचुरी के दौरान। ओके, जहाँ पर फेडरल सिस्टम को एबॉलिश किया गया। कॉलोनाइज पीपल्स जो है वो फ्रीडम के आइडिया में रीवर्क किए, फिर से काम किए और वो सोवरियन नेशन स्टेट को बनाने के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, एक ताकि एक सोवरियन नेशन स्टेट बनाया जाए। सोवरियन हो गया कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सकता है, अपना डिसीजन कंट्री अपने अंदर खुद लेगा। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, ये जो एग्जाम्पल्स हैं इंडिविजुअल्स के जिन्होंने इन आइडियाज़ को रिस्पॉन्ड किया, जो कि आइडियाज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उस समय आ रहे थे। ओके, एक चीज़ जान लीजिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब शुरू हुआ, ओके, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो यहाँ पर से इवेंट्स का चेंज शुरू हो गया। यहाँ पर से अब धीरे धीरे पूरी तरह से
यहाँ पर जब एक बार रिवॉल्यूशन जगा तो रिवॉल्यूशन यहाँ पर रिवॉल्यूशन के साथ साथ क्या हुआ कि लोगों के बीच में अब बहुत ही ये फैलने लगा कि लिबर्टी हमें चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई, नींव यहीं से पड़ी। उसके बाद पूरे यूरोप में फैला, फिर पूरे वर्ल्ड में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आइडियाज़ थे वो फैलने लगे। फिलोसफर्स के जो आइडियाज़ थे कि पावर 3 भागों में बटा होना चाहिए, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब चीज़ फैलने लगा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था ये एक चेन था नेशनलिज्म के राइज के लिए यूरोप में। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं या आप लोग इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहते हैं जो कि अंदर से पूछे जाते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो से बना दूंगा। ओके, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में, अपने क्लासमेट्स के बीच में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से पढ़ सके। ओके, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।